ये वीडियो में मैसिव स्पॉयलर्स होने वाले हैं वन पीस को लेकर के। सो अगर आपने वन पीस का चैप्टर 1059 नहीं पढ़ा है तो लिटरली बोलूंगा इस वीडियो को छोड़ दो। लेकिन मैं अगर आपको कुछ ऐसा बताऊं जो कि वन पीस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे कि भैया ये हुआ तो हुआ क्यों और ये वन पीस की टाइमलाइन में इतनी गिचपिच क्यों हो रही है, वन पीस का पावर सिस्टम इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ क्यों है इस वक्त में, और वेगाबम पीछे पीछे क्या क्या और कांड कर रहा है। अगर ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम है किशोर और आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि लिटरली अभी थोड़ा टाइम पहले ही रिलीज हुई है। उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली पर जितनी मिल सकी वो काफी दिलचस्प थी। उसके ऊपर कुछ थ्योरीज लगाई मैंने, भाई उसने बिल्कुल ही नई चीज खोल के रख दी मेरे सामने, जिससे कि मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो गए मेरे की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस चीज को लेकर के। वन पीस में चैप्टर नंबर 1059 के अंदर हमको एक नए टाइप के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा गया। इनका नाम है सेराफिम्स। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हो बट इनको जैसा प्रोनाउंस किया गया है मांगा में उसी आपसे बोल रहा हूं कि इनको बोला जाता है सेराफिम्स। दरअसल वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सेराफिम्स को एज ए रिप्लेसमेंट फॉर वॉरलॉक्स यूज करने का सोचा है और यहाँ पे हमको एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि काफी शॉकिंग थी। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। और तुम इन सेराफिम्स को एक तरीके से क्लोन समझ सकते हो जो कि लुकारियंस की बॉडी के बेस को लेते हुए और वॉरलॉर्ड के डीएनए को लेते हुए बने हैं, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने काइडो के बैक स्टोरी में एक चीज नोटिस करी हुई, जो किंग है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ लोग जो कि शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं। काइडो किंग को वहां से छुड़ाता है क्योंकि किंग जो है वो एक लुकारियन है। लुकारियन तुम एक तरह से समझ लो कि वन पीस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है जो कि बहुत ज्यादा पावर और कैपेसिटी और पोटेंशियल अपने अंदर रखती है। हम लोगों को चैप्टर नंबर 1059 के अंदर दो मेन क्लोन्स दिखे जो कि थे मिहॉक के एंड साथ में बोआ हैंकॉक के। अब जो बोआ हैंकॉक का क्लोन था वो एक्चुअली में पूरी तरीके से बोआ हैंकॉक जैसा दिखता था, लेकिन उसकी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस था। वहीं पे जो मिहॉक का क्लोन था वो एक्चुअली कंप्लीट मिहॉक जैसा ही दिखता था, थोड़े से चेंजेस के साथ में, और मिहॉक के जैसे ही एक ग्रेट स्वॉर्ड भी पकड़ के रखी थी उसने। तुम इन क्लोन्स को एक तरीके से कुमा का सक्सेसर समझ सकते हो। मैं यहाँ पे कुमा पेसिफिस्टा की बात कर रहा हूँ। ये बस उनका एक एडवांस और या मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस वर्जन है। इस चीज को करने के लिए बहुत सारी रिसर्च लगी होगी और बहुत सारा टाइम लगा होगा। तो सिंपल शब्दों में किन लोगों ने करी ये रिसर्च और किसने बनाया इन सेराफिम्स को। देखो, इस चीज को करने के लिए टाइम लगा और ये टाइम और ये मेहनत करी थी मैड्स ने। दरअसल मैड्स एक तरीके का ग्रुप था बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का, जिसके अंदर पहले तो वेगापंक, दूसरा सीजर क्लाउन, तीसरा क्वीन एंड चौथा विंस्मोक जज, ये चारों लोगों ने मिलकर के इसके ऊपर रिसर्च करी थी। ये लोग अपनी रिसर्च को एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के रिसर्च करते थे। और ये रिसर्च टीम आज से 24 साल पहले की थी और एक तरीके का ये इनका कोलैबोरेशन था। जहां पर अगर मैं बोलूं कि सीजर क्लाउन क्या करता था, वो स्पेशलाइज था स्लाइम्स के अंदर और जाइनेंटिफिकेशन और गैस वेपन्स के अंदर। वहीं पे जो क्वीन था वो फोकस करता था वेपन को बनाने में, उनको मॉडिफाई करने में और उसको साइबरनेटिक करने में। वहीं पर जो जज था वो दरअसल फोकस करता था क्लोनिंग में, जेनेटिक्स में, मॉडिफिकेशन में और लीनियर फैक्टर्स के अंदर। और मैंने जैसे कि बोला कि इन लोगों के पास एक दूसरे के रिसर्च का एक्सेस था। वेगापंक के पास इन तीनों का एक्सेस था और इन तीनों के पास वेगापंक का एक्सेस था। और हमको यहाँ पर एक चीज भी पता चलती है कि ये लोग भी जेनेटिकली हाईली एडवांस है और इनको बचपन से ही, या फिर कोई इन क्लोन्स को बचपन से ही, उनके बचपन से बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है, जो कि जज के किड्स यानी कि सांजे और उसके भाई से ज्यादा एडवांस लगते हैं उनकी जेनेटिक्स में। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, हमको बताया गया है कि वेगापंक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है और वहीं पे वो 3 और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के साथ में काम करेगा। तो इमेजिन करो कि वो क्या क्या नहीं क्रिएट कर सकता। और उन तीनों की रिसर्च के हेल्प से ही वेगापंक ने इन लोगों को बनाया, जो कि एक्चुअल में मॉन्स्टरस वॉरलॉक रिप्लेसमेंट है। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये लोग। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो सेराफिम्स है ये लोग विंस्मोक के बच्चों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब क्या करा था, दरअसल विंस्मोक जज ने ह्यूमन डीएनए को एज अ बेस रख के उसके ऊपर फिर मॉडिफिकेशंस करी थी। वहीं पर वेगापंक ने क्या करा, लुकारियंस के डीएनए को बेस रखकर उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करी है। सिंपल शब्दों में लुकारियंस जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है और ह्यूमन से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। और मैं कहूंगा कि शायद लुकारियंस इस वर्ल्ड की, मतलब वन पीस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन और उसके ऊपर से वेगापंक ने वॉरलॉर्ड के डीएनए को यूज करा था ताकि वो उनको
और ज्यादा पावरफुल बना सके। साथ साथ में वेगापंक ने उनके ऊपर साइबरनेटिक वेपन्स भी डाले हैं, और क्योंकि वेगापंक किसी वेपन को डेविल फ्रूट दे सकता है, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसकी डेविल फ्रूट की रिसर्च इतनी एडवांस होगी कि हो सकता है कि उसने इस क्लोन्स को डेविल फ्रूट की पावर्स दे दी हो। चाहे उन लोगों ने डेविल फ्रूट खाए नहीं खाए, बट स्टिल उनके पास उनकी हो सकता है पावर्स हो। इस चीज के बारे में हमको पता नहीं है अभी, और ना ही दिखाया गया है। ये बस अभी तक अजम्पशंस है कि शायद वो डेविल फ्रूट की पावर्स को भी यूज कर सकते हैं। पर अगर ऐसा है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है। मतलब वेगापंक के ऊपर, वन पीस के इस वर्ल्ड के ऊपर लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्या वेगापंक के पास लॉ का डीएनए था, और क्या उसके पास सारे के सारे वॉरलॉक्स थे, यानी कि ब्लैकबीयर्ड इंक्लूडेड। क्या वेगापंक के पास इन सब का डीएनए मौजूद है, और क्या इसने इस डीएनए को इन सेराफिम्स को बनाने के लिए क्रिएट करा है? क्या ऐसे कुछ और सेराफिम्स देखने को मिलेंगे जो कि हमको लॉ या फिर ब्लैकबीयर्ड के पावर यूज करते हुए दिखे? अब आपको एक चीज याद होगी वन पीस के अंदर कि काइडो के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सो क्या होगा अगर हमको कोई ऐसा सेराफिम देखने को मिले जिसके पास काइडो जितनी पावर हो और काइडो के डेविल फ्रूट की भी पावर हो? वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या वन पीस में जितने भी लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि व्हाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, लूफी, जोरो, एस, रॉक्स पायरेट्स, रॉक्स डी जेबेक, गोल्डी रोजर और भी सारे कैरेक्टर जैसे कि शीकी एंड अ लॉट ऑफ देम, क्या वेगापंक के पास इन सब का भी डीएनए है? क्योंकि देखो इन लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं तो फाइट करी है, और इनने फाइट करी है तो इनका ब्लड इधर उधर गया है, और डीएनए निकालना है तो व्हाट वी नीड, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर और अ ब्लड, राइट? सो क्या वेगापंक के पास इतना दिमाग नहीं होगा कि वो इतने लेजेंडरी और पावरफुल कैरेक्टर्स के डीएनए को निकाल करके इनसे क्लोन क्रिएट करे? अगर ऐसा है तो क्या हमको इन सब के वापस एक लेजेंडरी आर्क देखने मिलेगा जो कि शायद वन पीस की टाइमलाइन को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, वन पीस के पावर बैलेंस को शायद फिर से पूरी तरीके से बिगाड़ देगा? और अगर एस का भी डीएनए है तो क्या हमको एस फिर से देखने मिलेगा सीरीज में, और सीरीज में वो फिर से जिंदा हो जाएगा? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या उनके पास फ्री विल है? जो स्पेशविम्स है, क्या उनके पास फ्री विल है? क्या वो जो मन से करना चाहते हैं क्या वो कर सकते हैं, या उनके ऊपर कोई उनको कंट्रोल करता है? यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन आता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जो विंस्मोक जज है, अगर उसकी रिसर्च वेगापंक यूज कर सकता है तो क्या वेगापंक की रिसर्च विंस्मोक जज नहीं यूज कर सकता होगा? हो सकता है उसने वेगापंक की इस लुकेरियन वाली रिसर्च को यूज करके ही सांजी को बनाया हो, इसलिए सांजी इन सबसे बहुत अलग है, और सांजी इन सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल भी है, और ये हमने वानो वाले आर्क में बहुत अच्छे से देखा भी है इस चीज को। तो हो सकता है कि सांजी जो है वो एक लुकेरियन की बॉडी में बेस्ड हो, और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के वॉरलॉर्ड्स की पावर का यूज करा गया हो सकता है सांजी के पास इतने सारे पावर एप्लीकेशन हो कि वो खुद भी नहीं जानता हो, क्योंकि ये सब कुछ विंस्मोक जज की क्रिएशन है। और लिटरली इस चीज के बाद से वन पीस के अंदर, लाइक रियल ब्रो, वन पीस के अंदर पावर लेवल को लेकर के एक बिल्कुल ही नया टाइमलाइन, एक नया सिस्टम खड़ा हो जाएगा जब इन लोगों को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जब इनकी पूरी पावर को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, तब हमको एकदम से एक नए टाइप के पावर सिस्टम देखने को मिलेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर कहीं गुना राइज हो जाएगी, और वहीं पे पायरेट्स की पावर पूरी तरीके से कम हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि ओडा इसको किस तरीके से हैंडल करता है, और किस तरीके से हमको एक एक्चुअल बैलेंस बताता है पायरेट्स एरा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच में। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट एकदम से इतनी ओपी होती जा रही है तो पायरेट में भी तो कुछ ऐसा होगा कि वो एकदम से ओपी हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल में लूफी का गियर 5 है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक बार लूफी रियलाइज कर ले कि उसका जो डेविल फ्रूट है उसकी पावर कितनी ज्यादा अनबिलीवेबल है, सच में वन पीस में लूफी भी ओपी हो जाएगा, और एक तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट और पायरेट्स के बीच में छोटा सा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। आप लोगों के इस बारे में क्या थॉट्स है प्लीज मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। और देखो, हो सकता है वीडियो में मैंने कुछ वर्डों को लेके प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत गलत हो, सो भाई प्लीज माफ कर देना, और नीचे कमेंट में जितनी हो सके आप गालियां बक सकते हो। सो मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।